हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी और उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है मिनरल्स। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऐसे हैं जिनका अभी रिसेंट में मान के चलो कि टेक्नोलॉजी का पता लगा और रिसेंट में इनसे एनर्जी हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ये सारे सोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से डराइव होते हैं? सन से ही अपने को ये नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है इनकी एनर्जी अपने को देखने को मिलती है। कौन कौन से हैं ऐसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स? जैसे विंड है, टाइड से जो कि ओशन में आती है, जियोथर्मल एनर्जी है, अर्थ की जो इंटीरियर उसमें जो गर्मी है उसकी वजह से, और हाइड्रोजन जो है इसकी भी अलग अलग फॉर्म में आपको एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये सारा कहाँ से आता है? सारा ये आता है आपको सन से अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि जब अर्थ बनी थी तो किससे बनी थी? सन से ही तो टूट के बनी थी। सन के चारों तरफ कुछ रिंग थी और उसी से प्लानिट बने और उसी से ये जो एनर्जी है आज अपन इनको एज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर पा रहे हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहली एनर्जी सोलर एनर्जी, जिसका आपको सबको पता है कि आपने आसपास में देखा होगा कि रूफ टॉप पे कुछ फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं, कुछ पैनल लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जब सूरज की किरण उसके ऊपर गिरती है तो वो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं और उससे फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, फिर उसको बाद में कन्वर्ट करके एसी करंट में बनाया जाता है, अल्टरनेट करंट, जो अपने घरों में यूज होता है। ओके, तो ये सारा कहाँ से आता है? सन से आता है। सन का ये जो सनरे से जो अपने को प्राप्त होता है, एक्चुअल में ये मोस्ट ऑफ जो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज है उन्हीं को इसका फायदा मिलता है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, कभी ना कभी साल में एक टाइम पे जो सन की रेज है वो 90 डिग्री के एंगल पे गिरती है। जितना एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इसका जो एनर्जी का जो मतलब कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। तो जो ट्रॉपिकल जो जोन है उसी में अपने को सोलर एनर्जी मैक्सिमम मिलती है। इसके बाद में होता है सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर का मतलब ऐसा है कि वो सोलर की हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। आपने देखा होगा कि कभी गर्मियों में अगर आपने कोई लोहे का कोई टुकड़ा अगर घर के बाहर रख दिया या फिर कोई बर्तन घर के बाहर रख दिया और वो दोपहर में धूप में रखा रहा तो वो गर्म हो जाता है, तो उसमें वो एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो उस एनर्जी को एज ए हीट आप उसको यूज कर सकते हो कि आप वाटर को गर्म करने में यूज कर सकते हो उस हीट को, या होम्स को जहाँ पे सर्दी ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पे भी आप इस सन की जो हीट है इसका यूज कर सकते हो घर को गर्म रखने में। ओके, तो इस तरह के फोटोवोल्टिक सेल्स का जो है यूज किया जाता है सन की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में। ओके, इसी से पानी को गर्म करना भी पॉसिबल होता है। तो इसके बाद में देखते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ विंड मील जो है वो स्टेब्लिश की जाती है, बड़े बड़े पंखे एक खंबे पे लगाए जाते हैं और वो जैसे हवा घूमती है, हवा चलती है तो वैसे ही वो पंखे जो है ना घूमते हैं और उससे फिर बाद में उसके अंदर जो लगी हुई वो जो बड़ी सी मोटर है वो घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ पे जैसे देखोगे तो कहाँ पे विंड ज़्यादा चलेगी? या तो कोस्टल रीजन होगा वहाँ पे ज़्यादा विंड चलेगी, या फिर हाइट पे जो माउंटेन रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा विंड चलती है। तो गुजरात और तमिलनाडु, इनका जो कोस्टल जो रीजन है वहाँ पे खूब हवा चलती है, तो इसका यूज किया जाता है इंडिया में विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ओके, तो ऐसी जगह पे विंड मिल जो है बहुत सारी लगाएगी, अपने राजस्थान में भी देखोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर्ष जो पर्वत है, सीकर में हर्ष पर्वत है, जीण माता का मंदिर, कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ पे देखना बड़ी बड़ी टरबाइन लगी हुई है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, वो ही विंड मिल है। ओके, तो एक ये हो गया, विंड मिल हो गया। इसके अलावा देखो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब ये है कि आपने कभी गए हो तो ऐसे कुछ बेटा पौंड होते हैं, तालाब होते हैं जो कि जिनका पानी हमेशा गर्म रहता है, और वो गर्म रहने का पीछे रीजन ये है कि वो अर्थ के इंटीरियर से वो जो एनर्जी है उसको प्राप्त करते हैं। जैसे मान के चलो ऐसे अपने पास कोई तालाब है, ये कोई तालाब है और इसमें पानी है। अब इसमें जो पानी है ये कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा होगा, जैसे कोई माउंटेन से इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ये गर्म होने के पीछे रीजन क्या होता है कि इसके नीचे की साइड में ऐसे कुछ प्लंग्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे चेम्बर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अर्थ के अंदर की जो हीट होती है जहाँ से मैग्मा और लावा बाहर निकलता है, तो उसकी जो हीट है उसको इन पाइप्स के द्वारा यहाँ पे जो पानी है वहां तक पहुंचाया जाता है, और ये जो है ये हीट इस पानी को गर्म करती है। इसलिए कई बार जो है ना ऐसे हॉट स्प्रिंग और आपके मतलब ऐसे गर्म जो तालाब हैं वो बनते हैं। तो इनसे ये जो है मतलब गर्म ऑटोमेटिकली अपने आप गर्म हो रहे हैं ये तालाब, तो इनसे जो प्राप्त होती है एनर्जी उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके, अर्थ के इंटीरियर की जो हीट है उसका यूज करके आपने उसका एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तो उसको बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। ओके, तो ऐसे गर्म पानी जैसे हो रहा है तो उसकी भाप को आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और ऐसा एक अपने इंडिया में एक ट्रायल फेज पे एक प्लांट भी लगाया गया। जैसे छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है जिसका तातापानी नाम से एक जगह है। तातापानी आपने नाम सुना? बिल्कुल देसी वर्ड है तातापानी।
ये छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज का नाम है। तातापानी का मतलब क्या होता है? गर्म पानी। ओके, तो ये उस जगह का नाम उसी के नाम से रखा गया, तातापानी के नाम से। तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्लांट है जिसमें इस तरह की जियोथर्मल जो एनर्जी है उससे 300 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जा रही है। ओके, आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, चेक करना दो मेरे को। देखो ये तो हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स, और अब अपन देखेंगे इसमें कन्वेंशनल सोर्स। देखो कन्वेंशनल सोर्स में एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि कल सौम्या जो थी वो क्लास में नहीं थी, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखो कन्वेंशनल सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जो कि परंपरागत सोर्स हैं, बहुत साल पहले से उनका यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि ऑयल का यूज करते आ रहे हो ना। ऑयल मतलब जैसे ये होता है ना पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनका यूज जो है करते आ रहे हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। तो ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसका यूज करते आ रहे हैं। फायरवुड जो लकड़ी जो होती है, जंगल की जो लकड़ी होती है, उसका यूज करते आ रहे हैं। कोल, कोयला का यूज करते आ रहे हैं। और हाइडल पावर मतलब कि पानी से बिजली बनाना, ये तो सबसे पुराना सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। तो ये 4-5 ये जो सोर्सेज है ये कन्वेंशनल सोर्सेज है, बहुत पहले से इनसे बिजली प्राप्त करते आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। इनको आप घर पे एक बार फिर से रिवीजन करना, और अगर किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। इसके बाद में देख लो आप 4.9 ओपन करो। 4.9 कर लिया ओपन? 4.9 यस सर। देखो अभी अपन ने देख लिया कि कुछ अलग अलग तरह के अपन ने मिनरल्स देख लिए, और उनको प्राप्त करने का और उनका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब अपन देखेंगे कि इनका यूज क्या होता है। ओके, तो यूज देखने से पहले आप इसको रीड करो, और इसको रीड करेगी तनु। Yes, sir. 4.9 uses of minerals. First, minerals are extremely useful. Second, almost everything that we use in our daily life has been made from or developed with the help of minerals. Third, for instance, steel made from minerals like iron ore, and manganese is used to make utensils, machines, vehicles, etc. Fourth, the minerals such as coal and petroleum are used as fuel. Fifth, cement, construction materials, is made from minerals, and even the salt, without which food is tasteless, is as minerals. Both metallic and non-metallic minerals have various uses. These are as follows. ओके, इसको बाद में, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना। देखो मिनरल्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स बहुत बहुत अलग अलग तरह से आप इनको यूज कर सकते हो, और अपने जो डेली लाइफ है उनकी आप देखोगे तो हर जगह पे अपने को मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हर वो चीज आप यूज करते हो वो किसी ना किसी मिनरल से बनी हुई है। ओके, तो किसी भी चीज को, जैसे कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसको काम करने के लिए कोई भी आपके मतलब साधन का यूज करते हो, तो वो सारा क्या बने, किससे बना है? वो सारा किसी ना किसी मिनरल से बना हुआ है। जैसे कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये आयरन है, ये कॉपर है, तो ये सारे क्या है? ये सारे मिनरल्स ही हैं। इसके अलावा देखो स्टील जो कि मिनरल से बना है, जैसे कि आयरन और जो कि जहाँ से आयरन मिलता है और उससे फिर बाद में स्टील बनाया जाता है। मैग्नीशियम इनका यूज करके बनाया जाता है, जैसे यूटेनलिस बनते हैं, मशीन्स बनते हैं और व्हीकल बनती हैं, सारे मिनरल से ही बनते हैं। इसके अलावा कोल और पेट्रोलियम आपने देखा होगा कि इनका यूज अपन फ्यूल के रूप में करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो एनर्जी अपने को नहीं मिलेगी और अपना जो जीवन है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सीमेंट का यूज करके घर बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो ये भी क्या, बहुत सारे अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा साल्ट, जो अपन खाने में साल्ट लेते हैं ना, NaCl, अपन जो खाने में साल्ट लेते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये जो है इसका, ये भी एक तरह से मिनरल्स है, और इसके बिना भी खाना जो है वो टेस्टलेस हो जाएगा। देखो मिनरल जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं। अब उनके यूज देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल का क्या क्या यूज है। जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ऐसी है जो आपको पता है, जैसे आयरन का यूज आपको पता है कि इससे क्या बनता है, मशीन्स बनती है। एग्रीकल्चर के लिए जो एक तरह से जो अलग अलग इक्विपमेंट बनते हैं, टूल्स बनते हैं, नेल्स एंड अदर आइटम्स जो कि जनरल यूज में काम में आते हैं, जो आयरन से मोस्ट ऑफ चीज़ें बनती है। एल्यूमिनियम से देखो एयरक्राफ्ट बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे कि कोई बिजली से चलने वाले जो भी मशीनें हैं वो बनती हैं। केमिकल्स वगैरह, इसमें भी जो एल्यूमिनियम है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम का यूज देखो इनेमल के एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, और ड्राई सेल बैटरी में किया जाता है, ग्लेजेड पोट्री में किया जाता है, प्लास्टिक्स में किया जाता है, और केमिकल्स और ग्लास में भी मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। ऐसे ही कॉपर का यूज जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक वायर में किया जाता है और यूटेंसिल्स में किया जाता है। इसके बाद में टिन
टिन का यूज देखो, जो टिन जो स्टील की जो सीट जो होती है ना, उसको बनाने में भी एक तरह से टिन का यूज किया जाता है। गैल्वेनाइज एक तरह से ये स्टील होता है जिसके ऊपर टिन की जो है लेयर चढ़ा दी जाती है, और इससे क्या होता है कि इससे फिर बाद में उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। को गोल्ड का जैसे आपको पता है कि ज्वेलरी में काम में आता है माइका। माइका एक तरह से मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। इससे इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर जो है उनमें यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो सर्किट ब्रेकर है उसका जो मतलब कि एक तरह से जो बॉक्स है या फिर उसकी जो जिसके ऊपर वो फ्यूज लगा हुआ होता है, वो सारा किससे, माइका से बना हुआ होता है, चिकनी मिट्टी से बना हुआ होता है। तो इसमें भी यूज किया जाता है। आयरन और टोस्टर, इसमें भी माइका का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है हीट को एक तरह से अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देता है। ये एक तरह से इंसुलेटर नहीं होता है। जिप्सम जो है इसका यूज सीमेंट बनाने में किया जाता है। सिल्वर का यूज ज्वेलरी और इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर और जो मिरर्स जो है उसको बनाने में भी सिल्वर का यूज किया जाता है। सिल्वर का यूज देखो मिरर बनाने में कैसे, मिरर के पीछे की साइड में सिल्वर की कोटिंग की जाती है, जिससे कि आपका जो चेहरा या फिर जो भी चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट होके आ पाती है। नहीं तो वो बिल्कुल प्लेन शीशा अगर होगा तो आप उसके बिल्कुल आर पार देख पाओगे। तो सिल्वर की कोटिंग करने से वो क्या बनता है, मिरर बनता है। नहीं तो वो फिर क्या होता है, एक्चुअल में ग्लास ही होता है। साल्ट का यूज जैसे फूड में किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी साल्ट का यूज किया जाता है। मार्बल का यूज बहुत सारे स्टेचू होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है मार्बल का यूज। डायमंड का यूज ज्वेलरी में किया जाता है, और इसके साथ साथ ही डायमंड जो है बहुत ही हार्ड मेटल है, और उससे मतलब कि जो बहुत ही जो हार्ड अलग अलग मेटल्स है उनको कटिंग करने में डायमंड का यूज किया जाता है। तो ग्लास और ड्रिलिंग जो रॉक्स को ड्रिल करने में भी आपके जो डायमंड है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा हाँ, ये कुछ यूज थे। अभी डाउट है सबसे पहले तनु और अंजनी। यस सर। सर हम ऐसे पूछ रहे थे, मैं ऐसे पूछ रही थी, सबसे पहले तो सर ये नेल्स की जो यहाँ बात की है सर, वो अपनी ह्यूमन बॉडी वाली नेल्स की बात की गई है यहाँ पे। नेल्स का मतलब होता है जब ट्रैक्टर के पीछे जब उसको जमीन को खोदने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगाया जाता है तो वो नेल्स के रूप में होते हैं वो। ओके, और और कुछ? सर ये ग्लेस पॉटरी क्या होती है? कौन सी? मैग्नीज में सर ये ना सेल बैटरीज के आगे वाला वर्ड। ग्लेस पोट्री का मतलब होता है कि ऐसी पोट्री जिसके ऊपर उसकी कोटिंग की जाती है। पोट्री का मतलब समझते हो ना, पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के एक तरह से बर्तन, और उसके ऊपर वो मैग्नीशियम की कोटिंग कर दी जाती है, लेयर बना दी जाती है उसके ऊपर, जिससे क्या होता है वो थोड़ा सा या तो अच्छा दिखता है या फिर उसका अलग यूज करने के लिए उसको यूज किया जाता है। कोई भी अलग यूज किया जा सकता है उसका। और सर गैल्वेनाइजिंग मतलब? गैल्वेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक कोई मेटल है उसके ऊपर दूसरा मेटल की कोटिंग करना, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और सर सोल्डरिंग? क्या? सर ऐसे बोल रही थी कि एक वर्ड पे और नहीं है सर, ये सोल्डरिंग समझ। सोल्डरिंग बेटा बेल्डिंग नहीं होती क्या, उसी को बोलते हैं सोल्डरिंग। बेल्डिंग करते हैं ना, बेल्डिंग, दो मेटल को जोड़ते हैं। ओके ओके। ओके आशवी। So, ये used in manufacturing of an animal क्या होता है सर? कौन से पॉइंट में? मैग्नीज में। इनेमल है बेटा वो। इनेमल, सर ये क्या होता है? इनेमल का यूज होता है एक तरह से, आप इसको बोल सकते हो कि जैसे जोड़ने में काम में आता है ना, जैसे जैसे गोंद होता है, वैसी इंडस्ट्री जो कि इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है इनेमल्स। या फिर इनेमल का यूज होता है जैसे कि पेंट जो होता है ना, उसमें भी इनेमल का यूज होता है। तो ये चीजें क्या होते हैं, बाउंडिंग एजेंट होते हैं, ये किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं। ओके, तो कलर को अगर दीवार से जोड़ना है तो उसमें इनेमल का यूज किया जाएगा, नहीं तो वो कलर जो है दीवार पे चिपकेगा नहीं और पपड़ी बन के उतर जाएगा, इसलिए उस पर इनेमल का यूज किया जाता है उसके अंदर। यस सर। ओके, और कोई डाउट? सौम्या बेटा आपको कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो डाउट नहीं है तो 4.9.1 इसमें पॉइंट जो है वो ओपन करो। The mineral resources are uneven distributed in the world. Second point, some areas such as Russia's Ural Mountains, South Africa, etc., have a wide variety of the minerals resources. Third point, on the other hand, area like the Amazon basin, Denmark, Netherlands, etc., are the poor in minerals resources. अभी ज्यादा चलो देखो, इसको जो मिनरल जो है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ये एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में आता है,
तो नेचुरल रिसोर्सेज में आता है तो नेचुरली आपने टोपोग्राफी देखी होगी, अलग अलग जगह की टोपोग्राफी अलग अलग होती है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अनइवन है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम तरह के आपके मिनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो कि जैसे जो रसिया में देखो यूराल माउंटेन्स है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे एक तरह से बहुत सारे मिनरल्स जो है वो इन रीजन में पाए जाते हैं। कौन कौन से रीजन में? रसिया में एक यूराल माउंटेन रेंज है उसमें, और साउथ अफ्रीका में। दूसरी तरफ देखेंगे तो अमेजोन बेसिन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ये एक तरह से पुअर एरिया है, इनमें मिनरल्स इतने तादाद में नहीं पाए जाते, क्वांटिटी इनकी इस तरफ अमेजोन बेसिन, डेनमार्क और नीदरलैंड है, वहाँ पे बहुत कम है। ओके, इसके अलावा देखो कुछ मिनरल्स और पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उसी रीजन में पाया जाता है, और कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे माइनर तरह से पाया जाएगा तो वहाँ पे इसका नाम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो इसको यही पाया जाता है, ज्यादा यही पाया जाता है, जो ज्यादा पाया जाता है उसका आप नहीं देते हो ना। हाँ, तो देखो आयरन ओर जो है वो सबसे ज्यादा आयरन ओर अगर कहाँ से आता है तो वो है रसिया, उसके बाद यूएसए, ब्राजील, कनाडा, चाइना, स्वीडन और फ्रांस। आपका काम क्या है आज का? एटलस ओपन करना है और जो जो कंट्री का नाम आ रहा है उसको आपको एटलस में मार्क करना है। कल मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप जो है उसको रखूंगा और आपसे उसमें कंट्री का मार्किंग करवाऊंगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो आपको वो लोकेशन जो है कंट्री का लोकेशन आपको उस मैप में पता होना चाहिए। कि मैं अगर पूछूं कि फ्रांस कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस यहाँ पे है सर। इसके अलावा बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है वो कहाँ मिलता है? जमैका, रसिया, ब्राजील, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इन कंट्रीज में देखने को मिलता है। मैग्नीज कहाँ देखने को मिलता है? रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, घाना, मोरक्को और गैबोन। तो ये कुछ रीजन है। अच्छा, इनमें से मैं एक बार पूरा रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन में करके बताऊंगा कि कौन सी चीज कौन से कॉन्टिनेंट में। जैसे रसिया आपका किस में है? रसिया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक तो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। ब्राजील कौन से में आता है? साउथ अमेरिका। कनाडा किस में आता है? कनाडा आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। चाइना एशिया। स्वीडन ये आता है आपका यूरोप। फ्रांस किस में आता है? यूरोप में। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में ये कंट्रीज आते हैं। चाइना एशिया में आता है बेटा, इंडिया के साथ एशिया में आता है। जमैका आपका जो है नॉर्थ अमेरिका का एक तरह से आइलैंड कंट्री है जमैका। इसके अलावा रसिया जैसे मैंने बताया कि ये यूरोप में है और एशिया में भी है। ब्राजील साउथ अमेरिका में, चाइना एशिया, टर्की बेटा यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है। आधा टर्की यूरोप में, आधा टर्की एशिया में है। इंडोनेशिया एशिया में आता है, मलेशिया एशिया में आता है। रसिया फिर से वही आपका यूरोप और एशिया। ब्राजील आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। चाइना जो है एशिया में आता है। घाना जो है इसके बारे में शायद ये अफ्रीका में आता है, आई थिंक अफ्रीका में आता है घाना, चेक करना पड़ेगा। मोरक्को अफ्रीका में आता है। गैबोन ये भी अफ्रीका में आता है। ओके, कॉपर जो है वो मिलता है यूएसए, चिली आपका एक तरह से साउथ अमेरिकन एक कंट्री है चिली। और इसके बाद रसिया, पेरू भी साउथ अमेरिकन कंट्री है। जाम्बिया आपका अफ्रीका में आता है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका। पोलैंड आता है आपका इसमें यूरोप में। ओके, हाँ बोलो। सर इसको चिल्ली बोलते हैं या चाइल बोलते हैं? चाइल्ड नहीं बोलते बेटा, चिली बोलते हैं इसको। यस सर। ओके, और चिली के बारे में आपको बता दूं, साउदर्न मोस्ट एक तरह से रहने लायक अगर कोई कोई जगह है, कोई लैंड है साउदर्न मोस्ट, मतलब कि सबसे साउथ में अगर कोई रहने लायक कोई जगह है तो वो आती है कौन सी? चिली कंट्री में। ओके, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। टिन जो है वो मिलता है मलेशिया, चाइना, बोलीविया, थाईलैंड, नाइजीरिया, जायरे, इंडोनेशिया। देखो मलेशिया जैसे मैंने बताया आपका एशिया में, चाइना एशिया में, बोलीविया एक तरह से ये आता है आई थिंक अफ्रीका में आता है बोलीविया, और थाईलैंड आपका एशिया, नाइजीरिया ये अफ्रीका में आता है, जायरे ये भी अफ्रीका में आता है, और इंडोनेशिया ये आपका एशिया में आता है। तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ना, ऐसे आपको याद होना चाहिए कौन सी कंट्री कम से कम कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। गोल्ड जो है रशिया का याद हो गया क्योंकि बार-बार में आ रहा है। ब्राजील का साउथ में मैं बार-बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, और आपको घर पे जाके जब आप मार्किंग करोगे ना इनको, जब आप मैप में देखोगे तो मैप में तो कॉन्टिनेंट अलग अलग हैं, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कौन से कॉन्टिनेंट में आ रही है। गोल्ड अफ्रीका में सबसे ज्यादा आपका मिलता है। नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका में जो ब्राजील जो बेसिन है, ब्राजील में एक तरह से अमेजोन जो बेसिन है, अमेजोन जो रिवर का जो बेसिन है उसमें गोल्ड मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, और एशिया में भी आपका गोल्ड देखने को मिलता है। सिल्वर कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। डायमंड साउथ अफ्रीका की
किम्बरले एक माइंस जो है, मैंने आपको बताया था ना, किम्बरले माइंस है, वहां पे आपका गोल्ड सॉरी डायमंड की बहुत गहरी खान है, माइन है, तो वहां से गोल्ड ये डायमंड निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। अपने यहाँ पे डायमंड की मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे एमपी में एक जगह है जिसका नाम ये है, एमपी में नर्मदा जो रिवर है उसके बीच में आता है ये एक जगह, अभी नाम मेरे को दिमाग से स्किप हो रहा है। तो एमपी में अपनी ये जो माइन है उसमें आपको डायमंड देखने को मिलता है। माइका, माइका आपको ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया में देखने को मिलता है। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आपको वापस से अच्छे से याद रह जाए। ओके, तो एक बार फिर से देखो 4.9.2, इसमें देखो एशिया का नाम आया था। तो एशिया में जैसे बहुत ज्यादा, मैंने आपको क्या बताया था, एशिया में आयरन ओर के डिपॉजिट बहुत ज्यादा हैं, और ये कहाँ पे हैं आयरन ओर? चाइना और इंडिया में। ओके, ये दो कंट्री हैं जो कि एशिया में आयरन ओर की मामले में रिच कंट्री है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। देखो टिन जो है सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा टिन जो है, आधे से ज्यादा टिन का प्रोड्यूशन एशिया में होता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ऐसी कंट्री हैं जहां पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टिन का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन सी हैं? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, इनमें टिन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। चाइना जो है ये एक तरह से जो लेड होता है उसका भी प्रोडक्शन करता है बहुत ज्यादा, एंटीमनी इसका भी प्रोडक्शन करता है, और टंगस्टन इसका भी प्रोडक्शन चाइना करता है। तो चाइना में देखो, आपको पता होगा चाइना से इतने सारे प्रोडक्ट क्यों आते हैं? आपने कभी सोचा है क्या कि चाइना में इतने सारे प्रोडक्ट इतने सस्ते रूप में क्यों मिल जाते हैं? फोन वहां पे मिल जाते हैं इतने सस्ते, वहां से इतने सारे इलेक्ट्रिक आइटम मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि बेटा वो मिनरल से बनते हैं सारी चीजें, और ज्यादा मिनरल जो है ना, बहुत सारे मिनरल्स चाइना में भर भर के हैं। तो चाइना जो कंट्री है उसमें मिनरल्स के डिपोजिशन बहुत सारे हैं, इस वजह से वहां पे जो प्रोडक्शन ऐसी चीजों का बनाना वो ईजी होता है, इसलिए वो क्या करता है, बाहर देशों को बेच सकता है। बोलते हैं ना कि इंडिया क्यों नहीं बना लेता अच्छे अच्छे फोन, क्यों नहीं बना लेता? क्योंकि बेटा इंडिया के पास में वो मिनरल्स नहीं है। यूएसए भी नहीं बना सकता क्योंकि यूएसए के पास में भी नहीं है, यूएसए खुद अपने हाँ मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स की कमी है, इस वजह से यहाँ पे ये चीजें नहीं बनती है। उसके बाद में देखो एशिया जो है एक तरह से मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर। एशिया में देखो कौन कौन सी और चीजें हैं, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर, ये भी आपके एशिया में बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यूरोप। यूरोप में देखो सबसे ज्यादा आयरन और, जैसे मैंने बताया था ना, रसिया का नाम बार बार में आ रहा था, तो वो आयरन और में रसिया। इसके अलावा आयरन और में देखो कौन कौन सी कंट्री है रशिया के अलावा? यूक्रेन, जहां पे अभी वॉर चल रहा है। तो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये कंट्रीज ऐसी है जहां से आयरन और जो है वो बहुत सारा निकलता है। मिनरल्स डिपोजिट और जो अलग जो मिनरल्स हैं उनमें देखो कॉपर है, लेड है, जिंक, मैग्नीशियम, निकल, ये सारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को? ईस्टर्न जो यूरोप है, जिसमें कौन कौन सी कंट्री आते हैं, जैसे ईस्टर्न, जैसे आपका रसिया है और यूक्रेन है, तो ये सारी कंट्री, इटली है, ये इधर ईस्टर्न जो यूरोप है वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, वो सारी कंट्रीज। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका को 3 अलग अलग जोन में बांटूं तो सबसे पहला आएगा अपलेचियन माउंटेन का रीजन, अपलेचियन माउंटेन है वो वाला रीजन, और कनेडियन जो शील्ड, जो कि एक तरह से वहां पे 5 अलग अलग लेक हैं, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, उसको बोलते हैं बेटा ग्रेट लेक्स। पांचों को मिला के क्या बोलते हैं उसको? ग्रेट लेक्स। तो उस रीजन को बोलते हैं कैनेडियन फील्ड। तो कैनेडियन जो शील्ड जो है उस रीजन में भी आपको अलग अलग तरह के ये जो मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है माउंटेन रेंजेस जो कि वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड मतलब कि अपना जो अलास्का का जो रीजन है उस रीजन की ये बात कर रहे हैं। तो देखो अपलेचियन जो माउंटेन रेंज है उसमें कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। जो कैनेडियन जो शील्ड है उसमें आपका जो आयरन, निकल, गोल्ड और यूरेनियम और कॉपर जो है ये मिनरल्स मिलते हैं। और जो अलास्का का जो जोन है वहां पे आपको देखने को मिलता है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर वाले रीजन। तो आपको ये जो जितने भी नाम आए ना, जैसे अपलेचियन माउंटेन रेंज नाम आया तो अपलेचियन माउंटेन को आपको एटलस में देखना है। कैनेडियन शील्ड उसको आपको देखना है, अगर आप नहीं देखोगे तो कल मैं आपसे पूछूंगा। इसके बाद में आता है देखो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब ब्राजील, पेरू, चिली, जो अभी नाम आए थे वो सारी कंट्रीज इसमें आ जाएगी। देखो जो ब्राजील जो है एक तरह से आयरन ओर का जो सबसे बढ़िया आयरन जो ओर होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ब्राजील कंट्री में मिलता है, जो कि साउथ अमेरिका में ये आता है। चिली और पेरू ये एक तरह से कॉपर का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। चिली और पेरू ये कंट्री के नाम है। जो आपका ब्राजील और बोलिविया ये जो है ये टिन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं साउथ अमेरिका में। इसके अलावा और भी डिपॉजिट पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड, ये सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स है जो कि आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिनरल्स देखो
जो आपके मिनरल ऑयल जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम के रिजर्व जो है वो भी आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। कौन सी कंट्री में? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ये रीजन ऐसे है जहाँ पे आपको साउथ अमेरिका में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी, सॉरी पेट्रोलियम के जो एक तरह से डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, देखो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का किस में होता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता है। अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज हैं? वो हैं साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे। ये क्या करते हैं? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन, ये गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये कुछ कंट्रीज हैं वो करती है। फिर भी ये गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन जो होता है वो बाहर देश से आके यहाँ पे लोग प्रोडक्शन करते हैं और वही उसको बेच देते हैं, तो वहाँ के लोगों को इसका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा देखो अफ्रीका में कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम और कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये भी कुछ मिनरल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ऑयल भी मिलता है कहाँ पे? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, ये कुछ कंट्री हैं जिसमें आपको इसमें पेट्रोलियम के जो कुएं हैं या फिर जो डिपोजिशन है वो भी देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखो सबसे ज्यादा तो बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल का भी प्रोडक्शन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टडी वन। ओके, इसके अलावा देखो आपके ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें कॉपर, जो लेड, जिंक और मैग्नीशियम, ये कुछ मिनरल्स हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया में इनका डिपोजिशन अच्छा खासा है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ये प्रोडक्शन इनका प्रोड्यूशन हो रहा है, अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे ये डिपोजिशन इनका है। कारगोली और कोलगोडाई, ये कुछ एरिया हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी गोल्ड का डिपोजिशन, मतलब वहाँ पे गोल्ड जो है वो बहुत सारी मात्रा में अभी है, निकाला नहीं गया, अभी ये है। तो ये दो आपके एरिया हैं, कौन कौन से? कालगोली और कोलगारडी, तो ये दो रीजन है, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में। ओके, इसके बाद में आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, चलो मुझे बताओ अंटार्कटिका नॉर्थ में है कि आपका साउथ में है? कौन बताएगा? नॉर्थ में है कि साउथ में है? नॉर्थ पोल में है कि साउथ पोल में है अंटार्कटिका? आसवी, अरे रुको, मजे लेने दो, मजे लेने वाला क्वेश्चन है। आसवी, हाँ मेरे मजे ले आप, मैं बताऊं। नॉर्थ पोल या साउथ पोल? साउथ पोल। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है साउथ पोल? बताओ सौम्या। अरे तनु और अंजनी, नहीं अब तो नॉर्थ पोल। अरे तनु और अंजनी, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका। सर नॉर्थ पोल, सर नॉर्थ पोल। हाँ सुन लिया। कहाँ? नॉर्थ, तो मेरा साउथ पोल है। ओके, जानो साउथ पोल। मेरा तो सौम्या बेटा माइक को अनम्यूट करो और बताओ अंटार्कटिका कौन से साइड में है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल? अंटार्कटिका सर नॉर्थ। नॉर्थ। चलो जो नॉर्थ बता रहा है तो फिर मुझे बताओ कि आर्कटिक कौन से कॉन्टिनेंट में है? सॉरी, आर्कटिक कौन से पोल में है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? आशवी, ये भी क्या आपका नॉर्थ पोल में है? अरे वाह, शाबाश। हाँ, ये भी नॉर्थ पोल में, आर्कटिक भी नॉर्थ पोल में है, अंटार्कटिक भी नॉर्थ पोल में है, दोनों ये तो भाई बहन है, एक साथ रहते हैं, है ना? मैप भी देख लिया करो बेटा कभी उठा के, थोड़ा तो रिवाइज करो जो 7th क्लास में पढ़ा है। सौम्या, आर्कटिक कौन से जोन में है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल? बेसिक क्वेश्चन है बेटा, आर्कटिक कौन से जोन में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल? सर ये तो चीटिंग है, हम लोग इतनी फटाफट दे रहे हैं और वो ऐसे नहीं, ये तो चीटिंग है। सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ आर्कटिक जो है वो कौन से जोन में है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? सर साउथ। आर्कटिक साउथ में है और जो आपका अंटार्कटिक है वो नॉर्थ में। किसके हिसाब से? सौम्या के हिसाब से। तो बेटा सौम्या बेटा, आपको एक बार ग्लोब का जो है टूर करवाया जाएगा कल, और आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों जगह घुमाई जाएगी। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, कल आप एक बार मैप को अच्छे से देख लेना, वर्ल्ड का मैप, उसमें ये कुछ कॉन्टिनेंट है, उनकी लोकेशन है, आप उनको अच्छे से देखना। सिटीज, उसमें कुछ कंट्रीज की लोकेशन है, जो यहाँ पे नाम आए ना, कम से कम उन कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें मैं कल क्लास में आपको पूरा मैप बताऊंगा और उस मैप में ये चीजें जो है अपन लोकेट करेंगे। ओके,
अभी के लिए आपको मैं बता दूं, आपने जो बताया वो उल्टा बताया। आर्कटिक जो है ये आपका किस में आता है? आर्कटिक है आपका नॉर्थ पोल में, और अंटार्कटिक जो है ये आपका है साउथ पोल में। ओके, करेक्शन आप कर लेना। तो देखो अंटार्कटिक की बात चल रही है, तो अंटार्कटिक का जैसे मैंने बताया कौन से पोल में ये है? साउथ पोल में। अब देखो साउथ पोल में है, चाहे आर्कटिक की बात करो चाहे अंटार्कटिक की बात करो, दोनों ही क्या है? जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ आपके जो मिनरल्स हैं वो तो हैं, लेकिन उनको अभी तक क्या है कि पता नहीं लगा पाए हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे इसका पता नहीं लगा पाए। और दूसरी चीज वो क्या है? आइस से ढका हुआ है, दोनों ही एरिया क्या है? आइस से ढके हुए। तो इस वजह से अगर वहाँ पे माइनिंग की जाएगी तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो जो बाकी जो कंट्री है उसको सबमर्ज होने का खतरा बना रहता है, इसलिए वहाँ पे माइनिंग भी नहीं की जाती है। वैसे ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे कोल जो है वो काफी बड़ी मात्रा में मिलता है। एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं ट्रांसेंटार्कटिक, जो एक माउंटेन रेंज है, इसमें आपका कोल जो है वो काफी अच्छी मात्रा में वहाँ पे डिपॉजिट है। आयरन जो कि एक तरह से प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स है वहाँ पे, ईस्टर्न एक तरह से जो आर्कटिक जो रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपके जो आयरन के डिपॉजिट हैं वो बहुत सारे हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारी चीजें वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक इनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया रीजन, क्योंकि ये आइस से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है। ओके, तो ये बात हो गई अंटार्कटिका की। ओके, तो कुछ जितने कॉन्टिनेंट थे उतने कॉन्टिनेंट में मैंने आपको अलग अलग यहाँ पे मिनरल्स बता दिए, और मिनरल्स के हिसाब से मैंने आपको कॉन्टिनेंट भी बताए हैं। तो दोनों ही चीजें आपको आप इस बुक में गिवन है। आपका काम सिर्फ इतना सा है, एटलस में इनको पॉइंट आउट करना, कौन सी जगह कहाँ पे। आप क्या किया करो, पेंसिल से उसको नोट कर दिया करो, वहां पे पेंसिल का एरो बना के स्टिकी नोट लगा दिया करो, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ इस जगह में क्या है। ओके, एक रफ आप मैप बना लिया करो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो ये कुछ आपके मिनरल्स थे पूरे वर्ल्ड में। अगर आप बोलो तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो आपका जो चैप्टर है अभी और बचा है। अभी तक अपने वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, अभी अपने पास 2 पॉइंट और रह गए। इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आपका ये मिनरल्स पाए जाते हैं वो देखना है, और उसके बाद मिनरल्स के एक तरह से अपने को देखना है कि इनका जो मिस यूज जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में कल पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं आज भी आपको ये पढ़ाऊंगा तो फिर आप वर्ल्ड के जो मैंने बताए अलग अलग जो रीजन वो आप भूल जाओगे। आज आपका होमवर्क यही है कि आपको वर्ल्ड के मैप पे इनको लोकेट करना है, ठीक है। और कल जो है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कुछ यहाँ पे जो आपका इंडिया में कहाँ कहाँ पे आ जाता है। हाँ हाँ, उसको भी पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा और भी पॉइंट है। अभी तो जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया कि टाइडल एनर्जी कैसे बनती है, हाइडल पावर कैसे बनती है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपका जैसे कि जियोथर्मल जो एनर्जी है उसको कैसे यूज करते हैं। तो वो सारे मेरे पास देखो, इसमें मैंने उन सब के कुछ डायग्राम डाले हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आज अगर पढ़ेंगे तो आपके ओवरफ्लो हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि अपन इनको कल थोड़ा आराम से देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी, बस आप थोड़ा सा मैं जो बताऊं वो काम कर लेना। वर्ल्ड का मैप जो है उसको आपको एक बार रिवाइज करके आना, जो नाम यहाँ पे कंट्रीज के आए हैं कम से कम उनका आपको पता होना चाहिए। कल मैं एक ब्लैंक मैप लेके आऊंगा और ब्लैंक मैप पे आपको उसको लोकेट करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। तो आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय सर। बाय।